अब आप लोग के समक्ष पर्वत प्रदेश में पावस नामक कविता के वीडियो लेकर उपस्थित हो चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। गिरी का गौरव गा गा कर, गिरी का गौरव गाकर झरझर। देखो, गौरव का मतलब होता है यशोगान, गिरी का मतलब पर्वत, पर्वत, और झरझर का मतलब होता है झरना। झरना, जो पहाड़ों पर झरना होते हैं, झरकर नीचे आते हैं, वही झरनों के माध्यम से तालाब का रूप ले लेता है, झरना नदी का रूप ले लेता है, वही चीज है यहाँ पे। मद में मस्त, मद में यानी मस्ती में, नस नस यानी रोम रोम, उत्तेजित कर का मतलब उत्तेजना ला देता है। उसकी झरने की खूबसूरती को देख करके आगे बताऊंगा मैं। मोती जानते ही हैं, मोती की माला बनती है, लड़ियों का मतलब मोतियों की जो लड़ी होती है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर का मतलब झरना होता है, झरते यानी ऊपर से जो गिरते हैं, झाग भरे जैसे साबुन का पानी झाग भरा होता है, उसी प्रकार से झरने जब एक ही जगह गिरते हैं तो ऐसा लगता है झाग भरे हुए झरने हैं। गिरिवर, गिरिवर यानी पर्वत को कहा गया है, उर को मतलब हृदय, उठ, उठ कर यानी यूं ऐसे करके देखना। उच्च आकांक्षाओं का मतलब होता है ऊंची आकांक्षाएं, हाई एम्बिशन, हाई एम्बिशन, उच्च आकांक्षाएं। हमें ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उसकी उस सेंस में उच्च आकांक्षाओं का प्रयोग किया गया। तरुवर का मतलब वृक्ष होता है, पहाड़ों पर वृक्ष होते ही पता ही आपको, जड़ी बूटियां, वृक्ष, फूल, पुष्प, झाड़ियां। झांक रहे का मतलब देख रहे हैं। नीरव का मतलब बिल्कुल शांत, कहीं से आवाज ना आए। नभ का मतलब आकाश। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक गिराए देखना, बिना पलक गिराए। अटल का मतलब बिना हिले, एक जगह पर स्थिर हो जाना। अनिमेष का मतलब बिना पलक टपकाए, बिना पलक गिराए। अटल का मतलब स्थिर होकर देखना। चिंता पर यानी कुछ चिंता पर, यानी कुछ चिंतित भी है। कौन है, अब व्याख्या में बताने जा रहा हूं। गिरी का गौरव गाकर झरझर। अब झरने जब ऊपर से झर रहे हैं तो उसमें आवाज आ रही है। उस आवाज को क्या खूबसूरती के साथ कवि ने कल्पना की है कि वो झरने की आवाज नहीं है, बल्कि झरने गाना गा रहे हैं, यश के गाना गा रहे हैं, किसी की गुणगान कर रहे हैं। किसके? पर्वतों के। जब झरने ऊपर से झर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो झरने झर नहीं रहे, बल्कि उस पर्वत पर जो खूबसूरती है, हरियाली है, पेड़ है, पौधे हैं, पुष्प हैं, उसकी खूबसूरती है, यानी पहाड़ की तमाम जो खूबसूरती है उसके गुणगान को झरने गा रहे हैं। अब देखो, झरना को यहाँ पे मानवीकरण अलंकार से सुशोभित किया है। अब झरना गा तो नहीं सकता, नहीं, गाने के लिए मनुष्य ही गाएगा, आदमी हो या औरत, लड़का हो लड़की। लेकिन यहाँ पर झरना गा रहा है, मनुष्य की तरह उसको दर्शाया गया है। इसमें मानवीकरण अलंकार अच्छी तरह से कुट कुट के भरा हुआ है। तो गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। जब वो गाना गा रहे हैं झरने, तो मद में, मस्ती में, नस नस यानी रोम रोम में उत्तेजना छा जाती है सुनने वाले को। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे झरने। आज जब झरने झर रहे होते हैं और सूरज की रोशनी उन झरनों की बूंदों पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि वो पानी के बूंद नहीं बल्कि मोती की लड़ियां झड़ रही हो। मोती की लड़ियों से सुंदर। प्रश्न कई बार आता है बोर्ड में कि मोती की लड़ियां क्या है, तो जो झरने झड़ रहे उसी को मोती की लड़ियां कहा गया है। प्रकृति की जो खूबसूरती का वर्णन सुमित्रानंद पंत जी ने जो कर दिया है ना, विश्व के साहित्य में ऐसा मिलना दुर्लभ है। बहुत बहुत खूबसूरत साहित्य को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर गिर के। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गई बात आपको कि जो झरने झर रहे हैं
ऐसा लग रहा है कि पर्वत जो है, पर्वत की खूबसूरती का गुणगान कर रहे हैं। क्या क्या करें वो बता दिया, क्या खूबसूरती होती है पहाड़ों पे। अब आगे सुनिए। गिर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर। अब गिरिवर का मतलब है यहाँ पर पहाड़, पहाड़ों के हृदय पे, यानी उर का मतलब हृदय, पहाड़ों के ऊपर। अभी दिखाऊंगा मैं आपको चित्र इसका। पहाड़ों के ऊपर जो पर्वत, जो पेड़ पौधे नहीं, सॉरी, जो वृक्ष हैं बड़े बड़े, ऊंचे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं अपनी खुराक को पाकर। तो कभी को ऐसा लग रहा है कि अपने जो पहाड़ों के ऊपर वृक्ष हैं, ऊपर जो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सिर को ऊंचा करके देख रहे हैं, उठ रहे हैं। और क्या उठ रहे हैं? उच्च आकांक्षाओं को लेकर के, कि हमें जिंदगी में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा हाई एम्बिशन को लेकर अपने सिर को ऊंचा करके उठ रहे हैं। झांक रहे नीरव नभ पर, लेकिन शांत आकाश है, उसमें उसको देख रहे हैं। कैसे? अनिमेष, टकटकी निगाह लगाकर स्थिर निगाहों से देख रहे हैं, पर चिंतित भी महसूस हो रहे हैं। देखिए, चिंतित क्यों महसूस हो रहे हैं ये तो कवि ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने जब इस कविता को पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा कि चिंता क्यों है। हाई एम्बिशन तो ले चुके हैं वृक्ष। चिंता होने का कारण यही हो सकता है मेरे हिसाब से, कि मैं अपने जिंदगी में सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं, जो हमारा हाई एम्बिशन है उसको प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं। कहीं ना कहीं संदेह है उसको, इस बात को लेकर चिंतित है, अपने फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बनाया, पहले बता दिया था, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। ये कमेंट है, समझ सकते हैं आप। पहाड़ है, यहाँ वृक्ष है, देख रहे हैं ऊपर, इसके हृदय पर ही वृक्ष है। ऊपर नीचे तालाब देख ही रहे हैं आप लोग, तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी हाई एम्बिशन है, कुछ पाने की इच्छा है, लेकिन चिंताग्रस्त भी हैं। अब ये खूबसूरती देखिए, क्या है खूबसूरती वहां की। नीचे तालाब है, उसके ऊपर वृक्ष लगे हुए हैं, ओहो पहाड़ है। हे भगवान, मन करता है कि यहाँ पर जाके समय अवश्य बिताए, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है। अब हम लोग चौथे में आ गए। उड़ गया अचानक लोभ उधर। अभी तक तो देखा ना आपने प्रकृति में क्या क्या हो रहा था। अब प्रकृति झरने झड़ रहे हैं, पर्वत अपनी शकल को देख रहा है। कैसे देख रहा है? सहस्र पुष्प रूपी आंखों से देख रहा है। लेकिन अब देखो कैसे अब प्रकृति का रूप बदलने वाला है। अब तक तो ये सब होता रहा, अब बदलने वाला कैसे है? उड़ गया अचानक लो भूधर। ये क्या हुआ? कवि ने देखा कि भूधर उड़ गया अचानक, उड़ गया अचानक लो भूधर, यानी पहाड़ उड़ गया। कहां चला गया? फड़का अपार पारद के पर। अचानक यानी अचानक, भूधर का मतलब पहाड़, उड़ गया का मतलब गायब हो गया। फड़का अपार पारद के पर, पारद यानी बादलों के पंख लगा करके। पहाड़, भूधर यानी पहाड़ उड़ा कैसे? बादलों के पंख लगा करके। रव शेष रह गए, रव आवाज, शेष का मतलब शेष जो बचा हुआ है। रह गए निर्झर, रह क्या गया? झरने की आवाज सुनाई दे रही थी, बस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यानी प्रकृति का रूप बदल रहा है, परिवर्तित हो गया। अब धुंध छा गया हर तरफ, अंधेरा छा गया, कोहरा छा गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कवि ने क्या कल्पना की कि पहाड़ी उड़ गया बादलों की पंख बना करके, लगा करके। टूट पड़ा भूपर अंबर, या तो जो आकाश, अंबर यानी जो अंबर का मतलब आकाश, आकाश ही टूट कर नीचे गिर गया। धस गए धरा में सभे शाल, जो शाल के जो वृक्ष थे, सभय का मतलब होता है भय के साथ। शाल का मतलब वृक्ष के, शाल के वृक्ष धस गए यानी गड़ गए, धरा में यानी पृथ्वी में। उठ रहा धुआं, धुआं उसको जहां आग लगती है ना वहां धुआं उठता है, उस धुएं का मतलब है यहाँ पे। जल गया ताल, ताल का मतलब तालाब में अब धुआं उठ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कवि को कि तालाब में आग लग गई हो। यूं जलदयान, जलदयान का मतलब बादलों के गाड़ी में,
विचर विचर का यानी भ्रमण करना। इंद्र 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 भगवान, जो बादलों के देवता कौन होता है? मेघनाद। बादलों का देवता कौन होता है? इंद्र भगवान। इंद्रजाल का मतलब जादू का खेल। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि को सब कुछ देखने को मिल रहा था, पहाड़ है, पर्वत है, खूबसूरती है, झरने हैं, बूंद जो झड़ रहे हैं, लग रहा है कि लड़ियों की झड़ी झड़ रही हो। वृक्ष को भी देखा जो आसमान को देखे जा रहा है, महत्वाकांक्षाओं को लेकर के, हाई एम्बिशन को लेकर चिंतित भी है। अचानक कवि को क्या होता कि उड़ गया अचानक लोभ उधर। कवि ने देखा कि तो दिख ही नहीं रहा है कहीं भी, भूधर पहाड़ ही नहीं दिख रहा है। इसका मतलब धुंध छा गया। लेकिन कवि ने कल्पना की कि उस पहाड़ ने बादलों के पंख को लगा करके कहीं उड़ गया, ये हुआ होगा, या और वहां पर अवशेष रह गए निर्झर। और वहां पर रह क्या गया? झरने जो झर रहे थे उनकी जो आवाज आ रही थी, मात्र आवाज सुनाई दे रही है। वो तो धुंध में भी आवाज सुनाई देगी। है टूट पड़ा भूपर अंबर, या तो अंबर ने आसमान टूट करके धरती पर गिर गया हो। जब मूसलाधार बारिश होती है ना, यानी मूसलाधार बारिश होने लगी, इसका मतलब है कि जब मूसलाधार बारिश होती है तो लगता है कि आसमान टूट कर धरती पर गिर जाएगा। तो यही कवि कह रहा है कि है टूट पड़ा भूपर अंबर, या तो आसमान टूटकर धरती पर गिर गया। धस गए धरा में सभे साल, और जो धरा ने पृथ्वी पर जो साल के वृक्ष थे, डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए। देखो यहाँ पर शाल के वृक्ष को भी मनुष्य की तरह दर्शाया गया है, यानी इसके अंदर भी मानवीय अलंकार है, स्पष्ट तौर पर है। तो शाल के वृक्ष डर करके जमीन में धस गए। उठ रहा धुआं जल गया ताल, चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। धुंध छा गया, तुरंत बरसात हो रही थी, सब कुछ लग रहा था कवि को कि आसमान टूटकर धरती पर गिर गया। लेकिन ये क्या, अभी उसको धुआं दिखाई देने लगा नहीं, चारों तरफ धुंध छा गया, कालीमा छा गई। तो अब कवि को लग रहा है कि ओ तालाब में कहीं आग तो नहीं लग गई। भाई तालाब में आग थोड़े लगती है, लेकिन कवि को देखो ना, उसमें आग लगा देता है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, जब धुंध छा गई थी, धुंध में देखते हैं ऐसा धुआं भी निकलता है। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। या और क्या कवि को लग रहा है? यूं जलद यान में बिचर बिचर, अब सब कुछ खत्म हो गया, धुंध भी खत्म हो गया, अब बादल भी दिखाई दे रहे हैं इधर से उधर भागते हुए, यानी पल पल रूप बदल रहा है प्रकृति का। जब बादल, आपने सुना है, हम लोग बचपन में जब थे तो बरसात के मौसम में देखते थे बादल भागते हुए नजर आते थे, तो हम लोग कहते थे कि जा रहे हैं समुद्र से पानी लाने के लिए, अब बरसात करेंगे। तो बादल भाग रहे थे। तो कवि को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि यो जलद यान में बिचर बिचर, जलद यानी बादलों की गाड़ी पर बैठकर इंद्र भगवान जादू का खेल खेल रहे हैं। था इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्र यानी इंद्र भगवान जो बादलों के देवता है, इंद्र भगवान, इंद्रजाल का मतलब जादू का खेल खेल रहे हैं। अब जादू का खेल कैसे होता है? अभी पूरा पर्वत का जो प्रदेश है चमकता हुआ नजर आ रहा सूरज की रोशनी से, अभी धुंध छा जाता है, अभी बरसात होने लगती है, फिर बादल भागने लगते हैं इधर से उधर, फिर मौसम चमकने लगता है। इसलिए कवि कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इंद्र भगवान जादू का खेल खेल रहे हैं। किस पर बैठकर? बताइए, बादलों की गाड़ी पर बैठकर। अब देखिए हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा धुंध छाया हुआ मौसम है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमें तो दिखाई भी दे रहा है, कवि को बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल ब्लैक। तो ऐसा लग रहा था कि जो पहाड़ है बादलों के पंख लगाकर उड़ गया। पर्वत प्रदेश में पावस, कविता पर्वत प्रदेश में पावस। मैं यही उम्मीद करूंगा कि कवि का नाम कमेंट के माध्यम से बताना नहीं भूलेंगे और इस वीडियो को बड़े प्यार से देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। फिर मिलेंगे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así.